हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग का जो क्रम चल रहा था वो नरेशन वाला चल रहा था और उसमें मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना, इम्परेटिव का और ऑपरेटिव का, साथ ही साथ मैंने लेट वाले इम्परेटिव सेंटेंस का भी इंडायरेक्ट बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो नरेशन का अंतिम वाला टॉपिक है। हम आज आपको बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इंडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और इसका जो है सबसे पहले ट्रांसलेट किया कैसे जाता है ये बता दूं, ताकि जब आप इंडायरेक्ट बनाएं उसका तो आपको समझने में कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में जो है विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, विस्मयादि बोधक वाक्य पे ध्यान दें, तो हम इसको दो शब्दों में तोड़ सकते हैं बच्चों। क्या है? देखिए यहाँ विस्मयादि, तो देखिए अगर हम स्पेशली अगर तोड़ेंगे इसको तो तीन में तोड़ सकते हैं। देखिए एक वर्ड हो जाएगा विस्मय, ठीक है, दूसरा वर्ड हो जाएगा आदि और तीसरा हो जाएगा बोधक। ठीक है बच्चों, देखिए विस्मय का मतलब क्या होता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए विस्मय का मतलब होता है अचानक, अचानक उत्पन्न होने वाले भाव। ठीक है, और ये आदि का मतलब क्या होता है बच्चों? आदि का मतलब होता है इत्यादि, मतलब अभी कुछ और भी है इसके साथ। ठीक है, यही आदि का या इत्यादि का मतलब होता है। और बोधक का जो सेंस होता है, बोधक का जो मीनिंग होता है, जो हमें समझ में आता है, ठीक है, बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला। क्या कराने वाला? बोध कराने वाला। ठीक है बच्चों, या हम ये कह सकते हैं कि बताने वाला, बताने वाला कह सकते हैं, बताने वाला या व्यक्त करने वाला। क्या? व्यक्त करने वाला। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो देखिए शाब्दिक अर्थ इसका यही होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। लेकिन अगर हम देखें तो विस्मय, आदि और बोधक ये तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, विस्मयादि बोधक शब्द जो है वो तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है विस्मय, दूसरा है आदि और तीसरा है बोधक। अब देखिए विस्मय का मीन मैंने बता दिया कि ये अचानक उत्पन्न होने वाला भाव होता है। आदि का मतलब इत्यादि होता है, अभी और कुछ भी है। और बोधक का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है कि बोध कराने वाला या बताने वाला या व्यक्त करने वाला। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ये किन्हीं ऐसे सेंटेंसेस का बोध कराता है जो अचानक उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं उनका जिसमें बोध होता है। ठीक है, मतलब ऐसा सेंटेंस जो अचानक उत्पन्न होने वाले भाव का बोध कराए, ठीक है, उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अचानक हमारे जो है हृदय से क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं। देखिए मैं सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो भाव होता है ये हम कहीं से खरीद करके लेके नहीं आते हैं, कहीं से हम इसको एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो है शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर ये ऑलरेडी विद्यमान रहता है। और यही वो जैसा हमारे सामने सिचुएशन बनता है, स्थिति बनती है, वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए अचानक हमारे हृदय में किस टाइप के भाव, कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ भाव जो है लिख करके और फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अचानक हमारे हृदय से जो है किस टाइप के भाव जो है वो उत्पन्न हुआ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हमारे हृदय में अचानक हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे हृदय में दुख नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है, या दुख, हम दुखी हो जाते हैं। देखिए हम दुखी क्यों होते हैं? हमारे सामने कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमें दुख हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम प्लान करके लेकर के आते हैं दुख को? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग प्लान करके लेकर के नहीं आते हैं ना। ठीक है, तो दुख नामक भाव उत्पन्न होता है अचानक ही, प्रसन्नता नामक भाव अचानक ही उत्पन्न होता है।
ठीक है, प्रसन्नता भी अचानक ही उत्पन्न होता है। फिर अगर हम लोग बात करें क्रोध, तो क्रोध भी बच्चों अचानक ही उत्पन्न होता है। इसके अलावा एक और भाव है घृणा, ठीक है, घृणा भी अचानक ही उत्पन्न होता है। और थोड़ा सा और अगर हम ध्यान दें तो प्रशंसा भी इसमें आता है बच्चों, प्रशंसा, ठीक है, अपमान, ठीक है। तो ये सब जो भाव हैं बच्चों, ये अचानक उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और इनका जो सेंटेंस बोध कराता है वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें दुख, प्रसन्नता, क्रोध, घृणा, प्रशंसा, अपमान, ठीक है। और देखिए बच्चों, ये चीज भी लिखी हुई दिखाई देती है, वो क्या, आश्चर्य, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूं आश्चर्य को भी यहाँ पर। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें दुख, प्रसन्नता, क्रोध, घृणा, प्रशंसा, अपमान, ठीक है, और आश्चर्य का भाव होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये इसकी दूसरी परिभाषा हो गई। पहली परिभाषा मैंने इसके जो है शाब्दिक अर्थ से क्रिएट करवा दिया था, उत्पन्न करवा दिया था, मैंने आपको समझा दिया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अचानक उत्पन्न होने वाले भावों का बोध कराता है, ठीक है। तो मैंने आपको अब जो है डेफिनेशन बता दिया है। थोड़ा सा एक आध दो एग्जांपल लेकर के फिर मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करता हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने बताया कि इसमें दुख का भाव होता है, प्रसन्नता का भाव होता है, क्रोध का, घृणा का, प्रशंसा का, अपमान का, आश्चर्य का। केवल इतना ही नहीं होता, और भी भाव हैं बच्चों, अगर मैं लिखूंगा पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इत्यादि बोल दे रहा हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अरे, ठीक है, हम पास हो गए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहां आप देखिए थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखें, अरे हम पास हो गए। तो देखिए कोई भी बच्चा अरे बोलेगा और फिर बोलेगा कि हम पास हो गए, तो जाहिर सी बात है वो ये तब बोलेगा जब वो प्रसन्न हुआ होगा, खुश हुआ होगा, तभी बोलेगा ना। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो भाव है वो प्रसन्नता का भाव है। किसका भाव है, प्रसन्नता का भाव है। तो इसको देखिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। और बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक और खास बात होती है, भाव तो ये लोग रहते ही हैं, दुख, प्रसन्नता, क्रोध, घृणा, प्रशंसा, अपमान, आश्चर्य का भाव तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है, देखिए बच्चों, ये जो मैंने अभी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, ये चीज आपको दिखेगा जरूर सेंटेंस में कहीं ना कहीं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कहाँ दिखेगा। देखिए बच्चों, ये देखिए, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मयादिबोधक शब्द आए हों, विस्मयादिबोधक शब्द का मतलब जैसे यहाँ अरे आया हुआ है, अरे कभी दिखेगा, कभी हाय दिखेगा, ठीक है, कभी हाय दिखेगा, कभी ओह दिखेगा, ठीक है बच्चों। ये सब जो है विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। तो ये विस्मयादिबोधक शब्द के बाद या तो लगे हुए आएंगे। अगर विस्मयादिबोधक शब्द नहीं आता है, ठीक है, सेंटेंस में, तब ये जो है आपका जो ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है बच्चों, ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, वह कितना आलसी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां देखिए, ये सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि वह कितना आलसी है। अब आप ही बताइए, अगर आप किसी को बोलेंगे कि वह कितना आलसी है, तो जाहिर सी बात है या तो आप उससे घृणा कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी थिंकिंग ये हो कि भाई आपको आश्चर्य हो रहा हो, तो ठीक है। तो यहां पर देखिए भाव क्या है, मैंने आपको बता दिया कि या तो आप देखेंगे वहां पर आपको आश्चर्य लगेगा, ठीक है, आश्चर्य का भाव लगेगा, या फिर किसका भाव लगेगा, घृणा का भाव लगेगा। तो देखिए ये कोई जरूरी नहीं है क्या कि हमेशा विस्मयादिबोधक शब्द सेंटेंस में आए, ठीक है। विस्मयादिबोधक सेंटेंस, सॉरी, विस्मयादिबोधक वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द का आना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। विस्मयादिबोधक शब्द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर विस्मयादिबोधक शब्द आएगा तो वाक्य के आरंभ में ही आएगा, ये जान लीजिए। और अगर विस्मयादिबोधक शब्द नहीं आएगा तो फिर सेंटेंस में आप देखेंगे कितना, कितनी या कितने जरूर दिखेगा। इसीलिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको दो पार्टों में बच्चों बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। एक जो होता है वो विस्मयादिबोधक शब्द से शुरू होने वाला, और एक जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है कितना, कितनी
कितने वाला। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। ये वाला जो सेंटेंस है, अरे हम सब पास हो गए, ठीक है बच्चों, या हम पास हो गए, ये जो सेंटेंस है ये विस्मयादि बोधक शब्द से शुरू होने वाला है। और ये जो सेंटेंस है वह कितना आलसी है, ये कितना कितनी कितने वाला है। देखिए बच्चों, जब ये दो टाइप के हो जाते हैं तो इनका ट्रांसलेशन भी जो होता है बच्चों वो दो टाइप से होता है। ठीक है, और आज हमारा जो फोकस होगा वो इसी पर होगा कि इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, मतलब इसको जैसे ये जो विस्मयादि बोधक शब्द वाला इसको, ठीक है, विस्मयादि बोधक शब्द वाला है इसको, और ये जो कितना कितनी कितने वाला है इसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले मैं इस पे फोकस करता हूं कि हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जिसका शुरुआत या जिसकी शुरुआत जो है बच्चों वो विस्मयादि बोधक शब्द से हुई होती है। ठीक है, तो देखिए विस्मयादि बोधक शब्दों की थोड़ी सी मीनिंग भी होती है, कुछ मीनिंग मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। देखिए जैसे हुर्रा, ठीक है, ओ। अब मीनिंग का मतलब अंग्रेजी मीनिंग है बच्चों, ठीक है, हिंदी मीनिंग पे नहीं बात करेंगे हम लोग क्योंकि हिंदी मीनिंग मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ। ठीक है, हुर्रा, ओ, ठीक है, कभी आप देखेंगे आह मिलेगा, ठीक है, कभी आप देखेंगे कि POOH पू मिलेगा, कभी आप देखेंगे कि फाई फाई मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ये लोग कैसे ट्रांसलेट होते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग जो है अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाएंगे ना तो फिर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इंडायरेक्ट जो है बना नहीं पाएंगे, फिर आपको असुविधा होगी क्योंकि आपको मीनिंग ही नहीं आएगा। जब मीनिंग ही नहीं आएगा तो फिर कैसे आप बनाएंगे बताइए। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ करके और फिर जो है इनका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है वो चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलती है। रुको, रोक दो। देखिए बच्चों, ये जो सेंटेंस है लिखा हुआ है अरे हम पास हो गए, है ना, ये विस्मयादि बोधक शब्द से शुरू हुआ है। इसमें विस्मयादि बोधक शब्द जो है वो अरे है। तो देखिए जब भी सेंटेंस के आरंभ में आपको विस्मयादि बोधक शब्द दिखेगा ना तो आप क्या करेंगे, उस विस्मयादि बोधक शब्द को वैसे लिख देंगे। तो देखिए अरे की अंग्रेजी आप यहाँ लिख सकते हैं ओ, ठीक है, ओ लिख सकते हैं, या आप हुर्रा का यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, आप ओ या हुर्रा आप तभी लिखेंगे जब भाव जो होगा सेंटेंस में किसका होगा, प्रसन्नता का होगा। अगर प्रसन्नता का भाव नहीं होगा तो आप नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए हम पास हो गए, ठीक है, अब हम पास हो गए बच्चों, ये जो सेंटेंस है वो टेंस का होता है। तो इसके बाद में कभी भी आप देखेंगे जब आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हुई होगी विस्मयादि बोधक शब्द से, तो इसके बाद जो है वो हमेशा टेंस का ही कोई वाक्य लिखा होता है। तो जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो उसका टेंस के नियमानुसार, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा रहेगा इसके बाद वाला, विस्मयादि बोधक के बाद वाला, विस्मयादि बोधक शब्द के बाद वाला, इसके ही नियमानुसार जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा, जिस भी टेंस में लिखा रहेगा, उसी के नियमानुसार हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे। ठीक है, तो हम पास हो गए, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये हो जाएगा बी, ठीक है, WEB, और उसके बाद पास्ट, बी पास्ट। अगर यहां ये लिखा होता क्या कि हम पास हो गए हैं तो आप बनाते बी है पास्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो टाइप का होता है, मैंने आपको बताया है। एक विस्मयादि बोधक शब्द से शुरू होने वाला, किससे शुरू होने वाला, विस्मयादि बोधक शब्द से शुरू होने वाला, और एक होता है जिसके बीच में या कहीं पर आगे कभी आप देखेंगे कितना कितनी कितने वाला होता है, मतलब शुरुआत में भी कितना कितनी कितने आ सकता है या बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने यहां लिख करके रखा हुआ। अब मैंने आपको ये बताया है कि भाई जब आपके सेंटेंस की शुरुआत विस्मयादि बोधक शब्द से हुई होगी तो आप क्या करेंगे, उस विस्मयादि बोधक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे, और विस्मयादि बोधक शब्द के बाद जो सेंटेंस लिखा होता है वो किसी टेंस का होता है, और जिस टेंस का वो होता है उसी टेंस के नियमानुसार आपको क्या करना होता है, ट्रांसलेट कर देना होता है। मैंने वही काम किया। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अरे
ठीक है, मैं बर्बाद हो गया। ठीक है बच्चों, बर्बाद हो गया, है ना। और यहां मैं हूं भी लिख दे रहा हूं, अरे मैं बर्बाद हो गया हूं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, तो शुरुआत में क्या आया हुआ है, विस्मयादिबोधक शब्द आया हुआ है, और उसके बाद यहाँ देखिए मैं बर्बाद हो गया हूँ। ठीक है, अब ये जैसे लिखा हुआ उसको वैसे ट्रांसलेट कर दीजिए। तो अरे की अंग्रेजी हो जाएगा ओ, मैं बर्बाद हो गया तो आई एम, और उसके बाद क्या, रुइंड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, जो दूसरा टाइप वाला है। ठीक है, कितना कितनी कितने वाला है ये देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, जब कितना कितनी कितने वाला होता है सेंटेंस, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो कितना है इसे की अंग्रेजी लिखनी होगी आपको सबसे पहले। तो देखिए कितना की अंग्रेजी दो होती है, एक होता है व्हाट और ए होता है, और एक होता है हाउ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हम लोग कितना की अंग्रेजी का व्हाटे लिखें और हम लोग कितना की अंग्रेजी का हाउ लिखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर सेंटेंस में कितना या कितनी या कितने के बाद आपको अगर नाउन मिल जाएगा, जैसे यहाँ तो नाउन है नहीं आलसी, ये तो एडजेक्टिव है। जब इसके बाद आपको कितना कितनी कितने के बाद आपको नाउन मिल जाएगा या एडजेक्टिव मिल जाए, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको व्हाटे का यूज करना है। ठीक है, कितना कितनी कितने की अंग्रेजी के रूप में। लेकिन अगर कितना और कितनी और कितने के बाद में केवल एडजेक्टिव आए, नाउन ना आए, जैसे यहाँ देखिए कितना के बाद आलसी आया है, उसके बाद नाउन नहीं आया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कितना और कितनी और कितने की जो अंग्रेजी लिखेंगे बच्चों, वो हाउ लिखेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं। देखिए अगर कितना कितनी और कितने के बाद में, ठीक है, एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आ जाए, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आ जाए, तो हम लोग कितना और कितने की जो अंग्रेजी लिखेंगे वो हॉटे लिखेंगे। बट अगर कितना कितनी कितने के तुरंत बाद एडजेक्टिव आए लेकिन नाउन ना आए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कितना कितनी कितने की जो अंग्रेजी लिखेंगे वो हाउ लिखेंगे। वही यहाँ पर है। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या लिखना होगा, आपको हाउ लिखना होगा। फिलहाल मैं टोटल कंप्लीटेड रूल बना दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जब इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होगा अंग्रेजी में, तो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, व्हाट ए लिखना होगा या हाउ लिखना होगा। मैंने आपको बता दिया है कि आप व्हाट ए कब लिखेंगे या हाउ कब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, आप लिखेंगे एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव इसके बाद आया हुआ होगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। एडजेक्टिव के बाद में बच्चों कभी नाउन आएगा तो आप उस नाउन की अंग्रेजी लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है, आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होगी, और सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब की अंग्रेजी लिखनी होगी, और सबसे लास्ट में बच्चों आपको ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होगा। इतना ही रूल है, और इसी के अनुसार जो है, इसी नियमानुसार जो है आपको इसको अंग्रेजी में बना देना है, अनुवाद कर देना है। तो चलिए बना दे रहे हम लोग। देखिए वह कितना आलसी, सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट ए लगेगा कि हाउ लगेगा। देखिए कितना के बाद एडजेक्टिव आया है, नाउन नहीं आया है, तो कितना के बाद जब एडजेक्टिव आया है, नाउन नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में हाउ का प्रयोग होगा। तो आप क्या लिखेंगे, हाउ। उसके बाद क्या कह रहा है, एडजेक्टिव लिख दो जो कितना कितनी कितने के बाद आया हुआ है। तो कितना कितनी कितने के बाद क्या आया हुआ, आलसी आया हुआ। आलसी की अंग्रेजी क्या होता है, लेजी होता है। ठीक है, लेजी हो गया। उसके बाद नाउन आया नहीं तो नाउन ना लिखिए। अब क्या है वो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वाह। वाह की अंग्रेजी ही या सी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि जेंडर तो क्लियर ही नहीं है, तो आप सी भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों यूज कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है, आपको वर्ब लिखना है। वर्ब की अंग्रेजी है की अंग्रेजी क्या होता है, इज, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो ये हो जाएगा हाउ लेजी ही ऑब्लिक सी इज। तो देखिए मैंने बच्चों आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इंडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है ये समझाने का प्रयास करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।